सभी को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है। आज का जो वीडियो है वो कॉन्सेप्ट बेस है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये एक ही पेपर में 4 से 5 सवालों में लग जाता है और कुछ लोगों को पता भी नहीं होता। उनको रटा है तो अच्छी बात है, एक दो क्वेश्चन में कुछ लोगों को रटा होता है कि हाँ इसमें लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, लेकिन कुछ में हमें को भरोसा ही नहीं होता कि इसमें भी लग जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि एक ही पेपर में अगर 25 क्वेश्चन का पेपर है, जैसे सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, तो उसमें क्या होता है एक ही पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट लग जाता है। ठीक है। ये हम प्रीवियस ईयर को देख के ही बता रहे हैं। ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसमें है क्या। तो इसमें हमने कहा है कि मल्टीप्लाई ऑफ रेशियो, यानी रेशियो का गुणा। और याद रखिए जहाँ पे रेशियो का गुणा हो रहा होगा वहाँ पे परसेंटेज फॉर्मूले के लगने के चांस होते हैं। अब परसेंटेज फॉर्मूला क्या होता है, तो परसेंटेज फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो ये तो पता होगा ना, इसे परसेंटेज फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, अब केवल कुछ लोग क्या करते हैं, केवल रेशियो के सहारे रहते हैं, तो भी गलत है। ठीक है। आप पूरा 100% इसके सहारे नहीं रह सकते। और कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ इसका सहारा ज़्यादा लेने लगते हैं। तो यार कुछ सवाल सब डिपेंड होता है आंकड़े पे, मतलब उसके वैल्यू कैसी दी जा रही है। ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि मल्टीप्लाई ऑफ रेशियो होता क्या है। बाकी आप तो परसेंटेज फॉर्मूला जानते ही हैं, तो मैं बाकी आपको बीच में सिखाऊंगा कि इसका यूज़ कब करना ज़्यादा आसान है। ठीक। बाकी हाँ ये सीख लो कि जहाँ पे मल्टीप्लाई रेशियो का मल्टीप्लाई होगा वहाँ ये कन्फर्म लगेगा। ठीक है। परसेंटेज फॉर्मूला जरूर लगाएं। इसका मतलब इसको लगाने की एक पहचान भी है कि परसेंटेज फॉर्मूला वही लगता है जहाँ पे वो जो जानकारी दी गई होगी वहाँ पे रेशियो का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक। अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है। तो चलो समझते हैं। अब जैसे मल्टीप्लाई ऑफ रेशियो, तो ये 3 जगह लगता है, मतलब इसको 3 तरीके से समझा जा सकता है। ठीक है। पहला, मतलब सवाल में ही फॉर्मूला लगा होगा। फॉर्मूला कौन सा, मल्टीप्लाई का ही फॉर्मूला। अब मल्टीप्लाई के फॉर्मूला क्या होते हैं, मल्टीप्लाई फॉर्मूला होता है जैसा एग्जांपल में एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है। अब दूसरा, जैसे आपको मान लो एक्सपेंडिचर निकालना है, या मतलब खर्चा निकालना है। ठीक है। खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर, ये निकालना। तो खर्चा कैसे निकलता है, कीमत, कीमत इंटू खपत। ठीक। या फिर एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तब यहाँ लगेगा। और भी ऐसे कई सारे फॉर्मूले होते हैं जिनमें मल्टीप्लाई होता है। जैसे आप समझ लो दूरी निकालनी है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर आप स्पीड का रेशियो दे दिया जाए, टाइम का रेशियो दे दिया जाए, डिस्टेंस पूछा जाए, तो फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक। लेकिन ये वीडियो मैंने इस कॉन्सेप्ट के लिए नहीं बनाया है। ठीक है। इसको हम लोग अगले वाले में सीखेंगे। ठीक। अब दूसरा क्या होता है, एक दिया होता है ए रेशियो बी, फिर दिया होता है बी रेशियो सी, यानी ए का बी से रिलेशन, बी का सी से रिलेशन, सी का डी से रिलेशन। और मुझे अगर जरूरत पड़ती है पहले और आखिरी की, पहले और आखिरी की, तो हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्यों, कराने से क्या होता है, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए रेशियो डी। इसलिए मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये हो गया दूसरा। मैंने जो वीडियो है मैंने इस पर भी नहीं बनाया अभी। इन दोनों को हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे क्योंकि ये दोनों बहुत आसान है। ठीक है। चलिए आज जो मैंने वीडियो बनाया है वो तीसरे पे, थर्ड बेस्ड पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट ये तीनों, अगर आप ये तीनों समझ लोगे तो मतलब पेपर में आप समझिए 4 से 5 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। ठीक। अगर उसमें अर्थमेटिक आ रही है तो। ठीक। अब देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरे में आप अगर ओरली सुने, मतलब अगर ऐसे कैजुअली ध्यान दें, तो तीसरे में होता है कि जब एक ही वस्तु पर, जो थर्ड मेथड है इसका थर्ड मेथड जो है वो है कि जब एक ही वस्तु पर स्टेप बाय स्टेप कलाकारी हो। क्या हो, एक ही वस्तु पर, यानी एक ही ऑब्जेक्ट हो, उसी को मेन पॉइंट रख करके उसमें स्टेप बाय स्टेप क्या हो, कलाकारी हो, तब हम लोग थर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसका जैसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग सीआई का ले सकते हैं कि आपने एक बैंक में पैसे जमा करे, वो कुछ उसमें कुछ ब्याज मिला, फिर वो पैसा नया बन गया। यानी जैसे आप 100 रुपया जमा करे थे, 10% इंटरेस्ट लगा, तो 10% इसका 10 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा, तो कितना बन गया, 110। अब रही बात, हमने सीआई क्यों कहा, एसआई क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये मेथड सिर्फ सीआई में लगेगा, एसआई में नहीं लगेगा। क्योंकि सीआई में ही होता है जब 100 से 110 बना, तो जो अगला पैसा डिपेंड है वो 100 पे नहीं डिपेंड, वो 110 पे डिपेंड है। यानी इससे जो नया बना था अब इस पे होगा। यानी बैंक में जो तुम 100 रुपया जमा करके आए तो उस पर एक कलाकारी हुई तो 110 बना, फिर उस पर दूसरी कलाकारी हुई तो इसका 10% निकाल के रखेंगे तो 121 हो जाएगा। बस में तो यहाँ से यहाँ का रेशियो क्या बनेगा, 10 से इसका रेशियो एक स्टेप हो गया, फिर इससे इसका रेशियो दूसरा स्टेप हो गया। ठीक। तो इसे कहते हैं स्टेप बाय स्टेप कलाकारी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, केवल एक के दम पे हम नहीं सीख सकते इसको कि आपको लगाओ कि नहीं अब आ गया बस आगे करें क्या, नहीं, अभी और सुनिए। ठीक। अब जैसे दूसरा क्या है, जैसे हम कहना चाहते हैं कि कोई एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। जैसे
वस्तु की कीमत ले लेते हैं, कीमत घटना बढ़ना, ठीक है। जैसे कोई वस्तु है, उसकी मैंने कीमत बढ़ाई, 10% बढ़ा दी, ठीक है, ऐसा CI समझिए, ठीक है, 10% कीमत बढ़ाई। अब जो क्या है, अगली स्टोरी किस पे डिपेंड है, अगली स्टोरी जिस पे डिपेंड होगी मैं रेशियो उसी का ही लिखूंगा, ठीक। जैसे CI वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। कुछ सवाल कीमत के CI बेस्ड पे आते हैं तो वो तो ठीक, हटाइए। अब कुछ सवाल क्या होते हैं, कीमत क्या, वो कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमारी स्टोरी जैसे यहाँ से ये हमने बनाया, ठीक। तो अच्छा एग्जाम्पल देखता हूँ, 100 रुपये मैंने बैंक में मतलब एक मान सपोज कर लो एक गांव में 100 रुपये 100 लोग हैं, उसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो कितने लोगों ने वोट डाले होंगे, 80, ठीक है। अब अगले आगे की स्टोरी अगर 80 पे डिपेंड है तो मैं रेशियो 10 से 80 100 से 80 लिखूंगा, यानी 5 से 4 या फिर 10 से 8। लेकिन अगर अगली स्टोरी जिन्होंने वोट नहीं डाला उन पे डिपेंड है तो मैं रेशियो 100 से 20 लिखूंगा, यानी 5 से 1 लिखूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं अगला रेशियो लिखूंगा तो अगला रेशियो की शुरुआत वहीं से होगी, ठीक है, जहां से मुझे पहला रेशियो खत्म करना होगा। मतलब कुल मिला के पहला रेशियो वहीं खत्म करेंगे जहां से मुझे अगले रेशियो की शुरुआत करनी है, ठीक। ये हो गया। बाकी आप परेशान मत होइए, क्वेश्चन से देख देख के हम लोग ज़्यादा अच्छे सीख जाएंगे। अभी तो मैं बस ओरली बोल रहा हूँ, कैजुअली, कि आपको थोड़ा बहुत दिमाग में रहे, ठीक। चलो ऐसा करते हैं, इसको क्वेश्चन से ही समझते ज़्यादा ठीक रहेगा। ओके, हाँ एक चीज़ और देख लेते हैं फिर क्वेश्चन में पहुँचते हैं कि ये जो रेशियो होता है वो डिपेंड, याद रखिएगा कि जैसे 100 रुपये है, इसका मैंने 10% खर्चा कर दिया, ठीक है। तो जितना बचा, अगर आगे वाला कहानी इस पे डिपेंड नहीं है, किसी और पे, ये खर्चा करे गए पैसे पे या बचे पैसे पे, तो ही हम लोग रेशियो लिखेंगे। लेकिन अगर उसने केवल इतना कह दिया कि उसने 10% कमरे पे खर्चा करा, मकान पर, ठीक है, और 20% यातायात पर, तो क्या उसने बोला शेष, कुछ नहीं बोला ना, तो याद रखना ये 20% भी इसी 100 का ही है। तो जब बार बार एक ही चीज़ का निकालना पड़ जाए तब रेशियो नहीं लगेगा, तब वो दोनों ऐड होंगे, ठीक है। चलो बाकी अभी ये जो बातें अभी शायद आपके ऊपर से निकल रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं, आप सवाल देख के तब समझेंगे, ठीक। और याद रखिए जब आपको क्वेश्चन, हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन को 2-2 करके समझाए, आपके लिए होमवर्क दे दिया है, ठीक। चलिए देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं सबसे आखिरी में समझाऊंगा। तो जिनको लगता है कि नहीं भैया मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसको अगर आप 10 से 15 सेकंड में लगा पा रहे हैं तो आप समझ जाइए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अदरवाइज आपने जो मेथड समझ रखा अपने दिमाग में, वो उससे तो लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग समय बचा सकते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैं सबसे आखिरी में दूंगा, मतलब जब आपके कंट्रोल में होगा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपके सामने पहला क्वेश्चन, ठीक। अब इसकी नंबरिंग में ध्यान मत दीजिए, मैंने PDF के क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर नीचे सेट करके रखा कि आपको पहले क्या समझाऊं, इसलिए क्वेश्चन की नंबरिंग आगे पीछे है, ठीक। जब आप होमवर्क दीजिएगा, मतलब इसके कमेंट में आंसर बताइएगा, तो क्वेश्चन नंबर डाल के ही बताइएगा, ठीक है। और हो सके तो सॉल्यूशन भी लिख के दीजिएगा नीचे, ठीक, जिससे पता चल जाए कि हाँ आपने मेहनत करी है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट देखिए, इसमें क्या है, कुछ सवाल एक कॉन्सेप्ट के हैं, पहले इसको ध्यान दिया जाए। वरुण अपने पास मौजूद धनराशि का 60% अपनी पत्नी को देता है, शेष धनराशि का, यानी अगली कहानी किस पे डिपेंड है, शेष पर। तो पहले 60% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो ये तो आपको रटा ही होना चाहिए, ठीक, नहीं तो आप एक अगले वीडियो में सिखा दूंगा। बाकी पता है आजकल के हर बच्चों को ये चीज़ पता होती है, ठीक है। जो नया है उसी को थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो सीख लेगा, ठीक है, किसी और वीडियो से सीख ले या फिर आसपास के टीचर भैया जिससे हो, ठीक है। 60% का मतलब होता है 3/5। अब कहानी क्या है, मतलब 60% का मतलब समझना, पहले लाइन पढ़ो फिर पढ़ के इस फ्रैक्शन को समझो। वरुण अपने पास मौजूद धनराशि का 60% अपनी पत्नी को दे देता है, तो 60% में जो फ्रैक्शन में रखा, तो समझ जाओ ये टोटल मनी है, इसी में से ये खर्चा, यानी 5 में से 3 खर्चा करा है। तो याद रखना मेरे पास 2 मौके हैं, 5 से 3 लिखूं कि 5 से 2 लिखूं। क्यों 5 से 3 लिखूंगा तो मतलब हो गया जितना था उसमें से 3 खर्चा करा, 5 से 2 का मतलब इतना था, 2 बचा है। तो भैया अगली कहानी जिस पे डिपेंड होगी मैं अपनी पहली स्टोरी को उसी पे खत्म करूंगा, ठीक है। तो अगली स्टोरी डिपेंड है शेष धनराशि पर, तो इसलिए मैं अपना पहला रेशियो लिखूंगा 5:2। अब अगले की बारी, शेष पैसे का वह 20% अपने प्रत्येक 3 बच्चों को भी दे देता है, यानी 20% मतलब कितना होता है, 1/5, यानी 5 में से 1 रुपया अपने प्रत्येक 3 बच्चों को देता है। और फिर कहता अब बची हुई धनराशि, यानी जो अगली स्टोरी है वो बचे हुए पैसे पर है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, 5 में से 1 रुपया आप एक बच्चे को दे रहे हो और सवाल के अकॉर्डिंग उसके 3 बच्चे हैं, तो यानी वो 3 रुपया नहीं दे चुका होगा, एक सबको, तो उसके पास कितने बचेंगे, 2। तो यानी मेरा अगला रेशियो भी 5 से 2।
अब बची हुई धनराशि का, फिर देखो बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा अन्य विधि मदों पर खर्चा कर देता है, यानी 3/5 क्या कर देता है, खर्चा कर देता है कहीं पे। ठीक है, फिर 9,600 रुपए की शेष राशि बैंक में जमा करता है, यानी ये जो अगली स्टोरी है वो क्या है, शेष पैसा। यानी इस स्टोरी को हमें वहां पे खत्म करना है, 3/5 को वहां खत्म करना है जो पैसा बचेगा। तो एक सवाल कहता है 3/5 को क्या करता है, मदों पर खर्च करता है, तो बचेगा कितना, यानी 3/5 का मतलब क्या हुआ, 5 में से 3 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, 2। तो मेरा जो अगला रेशियो होगा 5 से 2। अब ये मेरे हो गए 3 रेशियो। ठीक, यानी एक आदमी था जो उसने अपनी कमाई को अपनी कमाई पे ये 3 टाइप की कलाकारी करी। ठीक है, तो हम लोग जब इसमें गुणा करा देंगे तो कहानी जहाँ से शुरू हुई थी, कहानी जहाँ पे खत्म हुई है उसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो कहानी शुरू कहाँ हुई थी, ये 5 क्या था हमारे मन में जब हम इस रेशियो को पहली बार लिख रहे थे कि उसके पास टोटल इनकम थी, और जब मैं ये क्या था 2 क्या है, हमारा 2 क्या है, जब हम रेशियो लिख रहे थे तो 2 एकदम आखिरी स्टेप था कि उसके पास आखिरी में इतने रुपए बचे हैं। तो इसलिए मैं जैसे इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आएगा 125, ये आएगा 8। तो 125 डिनोट करता है कि आपके पास टोटल इनकम कितनी थी, 8 डिनोट करता है कि आखिरी में आप ये 3 कलाकारियों के बाद आपके पास कितने बचे। ठीक है, तो अब सवाल के अकॉर्डिंग कितने बचे हैं, 9600। सवाल के अकॉर्डिंग कितने हैं, 9600 है। हाँ, 1000 एक जीरो कम है क्या, चले देखते हैं। 9600 है, 1200 गुना, कितने गुना, 1200 गुना, तो ये भी 1200 गुना होगा। तो 2 0, 12 पंचे 60 का 6, 12 दूनी 24, 24 6 30, 3 12 कम 12, 12 3 15, यानी आपका थर्ड ऑप्शन। आई होप ये आपको थोड़ा समझ आया, लेकिन आप परेशान नहीं, तो पहला सवाल है। ठीक है, ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। याद रखना इसमें कई टाइप के सवाल है, ये मत सोचना केवल यही है। ठीक है, इसमें कई टाइप का, अभी देखना स्टोरी कितनी अच्छी अच्छी चेंज होंगी। ठीक, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से, तो इसलिए लास्ट तक जरूर देखें और उस क्वेश्चन का थोड़ा वेट कर लें। ठीक, अब देखिए, राजन अपने वेतन का 10% किराए पे खर्च किया। उन्होंने वेतन के शेष भाग का, फिर देखो क्या है शेष भाग, यानी जितनी वेतन बची है, तो अब 10% को तो आप जानते ही हैं 1/10। तो मुझे रेशियो को खत्म करना है शेष पे, तो 10 में से 1 खर्चा हो जाएगा, तो बचे कितना, 9। फिर 20% परिवहन पर खर्च किया, जिसके बाद उसने वेतन के शेष का, फिर अपनी स्टोरी आगे किस पे डिपेंड है, शेष पे, तो 20% होता है 1/5। तो 5 में से 1 खर्चा कर दोगे तो बचेगा 4। ठीक है, भोजन पर खर्च किया, इसके अलावा उन्होंने शेष राशि का 80%, फिर देखो शेष राशि का 80% बोला है, यानी जो अगली स्टोरी है वो फिर शेष राशि पर चलेगी, बिलों पे खर्चा करा। ठीक है, तो याद देखना जब वेतन का 40%, 40% अभी चल रह गया ना, ये 10% हुआ, 20% हुआ, ये 40% रह गया, तो 40% कितना होता है, 2/5। अब अगली कहानी कहाँ बैठी है, शेष पे डिपेंड है, इसलिए 5 में से 2 खर्चा कर देंगे तो कितना बचेगा, 3। ठीक है, अब शेष राशि का 80% विभिन्न बलों पर खर्च किया, तो 80% लिख तो लिया जाए कि 4/5 होता है, लेकिन इसका क्या लिखना है, तो उसके लिए आगे पढ़ो। वह 5,000 रुपये बैंक में जमा करता है और शेष इतने रुपए छोटे छोटे मोटे खर्च के लिए रखता है, यानी कुल मिला के तो उसकी पैसा खत्म हो जाता है, यानी 5,000 बैंक में जमा कर देगा, इतने रुपए जेब में रख लेगा खर्चे के लिए, यानी कुल मिला के अगर बैंक में जमा ना करता तो उसके पास कितने रुपए बचते, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 5,000 और 1,480, तो ये आएगा 6,480। यानी ये वाला खर्चा करने के बाद, ये वाला खर्चा करने के बाद उसके पास 6,480 रुपये बचते हैं। ठीक है, तो यानी मेरी जो आखिरी स्टोरी खत्म हो रही वो बचे हुए पैसे पे खत्म हो रही, तो इसलिए मैं 5 से 4, ये तो 80% खर्च कर रहे हैं ना, यानी 5 में से 4 खर्च, तो बचा कितना, 1। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 5 से 1, और इनका क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो जैसे मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो मैंने कहा ना इसमें स्टोरी जहाँ से शुरू होती है और जहाँ पे खत्म होती है, तो ये 10 क्या था, ये 10 क्या था, आपने क्या करा था, इसको इनकम माना था टोटल, उसी में से तो खर्चा करा था ये 1। ठीक है, और ये 1 क्या है, आखिरी में जो आपके पास बचा, तो इसमें फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कुछ कर तो नहीं रहा, 55 25 पंचे 125, 125 इंटू 10 1250, 4 3 12, 12 नवियाँ 108। तो 108 वाली वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6480। ठीक है, और कितने गुना होगा, ये है 60 गुना, तो ये भी 60 गुना कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा, 2 0, 6 पंचे 30 का 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 1, 6 कम 6 7, 75,000, ये रहा आपका फर्स्ट ऑप्शन। तो अब शायद आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि रेशियो कैसे डिपेंड हो रहा है आगे। ठीक है,
ये सरल सवाल में से है, ठीक है। ये लाइन इसकी अच्छी थी केवल कि 5,000 और 1,000 ऐसे, तो जो लोग इसको अलग अलग लेके चलेंगे तो थोड़ा सोचना पड़ जाएगा। तो हमने क्या दिमाग लगा दिया कि जब बैंक में जमा करता है फिर इतने रुपए बचा लेता है, तो यानी कुल मिला के बैंक में ना जमा करता तो उसके पास इतने रुपए बचते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, एक शहर की जनसंख्या पहले 30% बढ़ी, यानी कोई जनसंख्या थी 30% बढ़ी, फिर जितनी हो गई 15% कम हो गई। अब तो वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगी, यानी कुल मिला के आखिरी का दे रखा है, पहले का पूछ रखा है। तो हमने आपसे बताया ना, कहानी जहाँ से शुरू हो कहानी जहाँ पे खत्म हो, अगर वो मुझे चाहिए और एक ही वस्तु में कलाकारी, तो हम लोग जो कलाकारी है उनको लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो देखिए पहले क्या हुआ, 30% बढ़ी, तो 30% बढ़ी मतलब 3/10, 10 से 13, फिर 15% कम हो गई, 15% कितना होता है 3/20, तो 20 से 17। अब मैं इसका जैसे ही गुणा कराऊंगा ये आएगा 200, ये कितना आएगा, ये आएगा 7×51 का 5, 17 कम 17, 17 5 22, 221। अब रही बात, कहता है कि 200 सॉरी, यदि वर्तमान इतनी है 11,050, तो 2 साल पहले कितनी होगी। तो याद रखना, अगर आप इसे वर्तमान मानोगे तो ये 2 साल बाद की होगी, अगर आप इसे वर्तमान मानोगे तो ये 2 साल पहले की होगी। तो अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहा है, पूछ रहा है 2 साल पहले कितनी होगी, तो इसका तो वर्तमान ये है, तभी तो ये 2 साल पहले की होगी। तो ये बराबर दे रखा है 11,005, तो 50 गुना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हाँ ठीक है 50 गुना है। तो इसमें भी हम लोग 50 का गुणा कर लेंगे, 0 0 0, 5 दूनी 10, 10,000। ये आपका पहला ऑप्शन। तो ये सब सरल क्वेश्चन है। ठीक है, अभी चलने दीजिए, धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ा देंगे। अगले में देखो, एक व्यक्ति के वेतन में 50% कमी की गई, उसके बाद 50% की बढ़ी, फिर 100% की बढ़ोतरी। यानी क्या हो रहा है, एक वस्तु के वेतन में 3 कलाकारियां हुई। ठीक है, तो यहाँ वस्तु एक है, उसकी वेतन, एक व्यक्ति उसकी वेतन है, उसमें 3 कलाकारी हुई, वो भी स्टेप बाय स्टेप, यानी पहले 50% कम करी गई, फिर 50% बढ़ाई गई, फिर 100% बढ़ाई गई। ठीक है, तो हम लोग इसमें लगा सकते हैं रेशियो मेथड। ठीक है, तो अब 50% कमी करी गई 2 से 1, अब जानते हैं ना 50% 1/2 होता है, 50% बढ़ाई गई 2 से 3, ये समझ में आ रहा है, 2 से 1, 2 से 3, क्योंकि 50% मतलब होता है 1/2, यानी 2 में से 1 बढ़ाना है और 2 में से 1 घटाना है। तो पहले कम करी गई तो 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगी, फिर 2 में से 1 बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएगी, फिर 100% बढ़ेगी तो 1/1, तो 1 से कितना, अब बढ़ाना है तो 1 में 1 बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी 2, और जैसे इसका गुणा कराएंगे तो हमें बस रिजल्ट आ जाएगा कि वो पहले क्या थी और 3 कलाकारी करने के बाद क्या हो गई। ठीक है, तो जैसे ही इसमें गुणा कराओगे, 3 एकम 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 1 5, यानी 5 से 6 हो गई, कितना बढ़ गई, 100% की बढ़ोतरी हुई, 50% बढ़ोतरी हुई, ठीक है 50% कमी, ठीक। चलिए, तब 5 से 6, 2 दूनी 4 होता है, तभी थोड़ा गड़बड़ है। चलिए अब देखिए कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, कितने में से, 4 में से, तो कितना परसेंट आएगा 50%। समझ आ गया ना कि यानी उस आदमी की कलाकारी, ये 3 कलाकारियों के बाद जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है 50% का। चलो ये तो सीख गया, लेकिन मैंने अभी समझाया कि अगर रेशियो का गुणा हो रहा होता है तो वहां पे हम लोग परसेंटेज फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसमें परसेंटेज सरल थे तो लगा सकते हैं आप। ठीक है, ओरली भी कर सकते थे। चलिए देखते हैं, तो आंसर क्या था, 50% लाभ बढ़ रहा है तो 50% लाभ है होगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पहले इन दोनों में परसेंटेज फॉर्मूला लगाएंगे, तो -50 -50 +50 -50 × 50, तो कितना आएगा, ये तो कट गया, -25 आया, तो यानी इन दोनों के रिजल्ट से -25 हुआ। अब -25 और 100 को लेके चलेंगे, -25 + 100, तो कितना आएगा, -25 × 100/100। परसेंटेज फॉर्मूला मैंने शुरू के वीडियो में लिख दिया था। ठीक है, तो -125 और नहीं, -25 -50 + 100, यानी प्लस का 50। ठीक है, तो ये इसका परसेंटेज फॉर्मूला। तो याद रखना परसेंटेज फॉर्मूला आप तब लगाया करो या तो 2 कलाकारी हो,
केवल 2 ही कलाकारी हो, तब आप परसेंटेज फॉर्मूला लगा लिया करो। या फिर परसेंटेज गंदी हो, जैसे 14% हो गया, 13% हो गया, 11% हो गया, तो वो ज़्यादा ठीक है क्योंकि उसका रेशियो कठिन होता है। अब तो आप थोड़ा समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब जैसे जरूरत पड़ेगी मैं वैसा यूज़ करूँगा। अभी इसे मैंने सवाल को आपके लिए होमवर्क बनाया क्योंकि ये सरल था। 30% बढ़ाई गई, 25% कम करी गई, 25% बढ़ाई गई, तो भैया 3 कलाकारी हैं, तीनों रेशियो लिख देना, इनके रेशियो आसान होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर में कमेंट करिएगा, 11वां नंबर आपके लिए होमवर्क है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या है, 2000 कर्मचारी थे, पहले इतने कम हुए, फिर इतने कम हुए, फिर इतने बढ़ गए, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो चौथे वर्ष का मतलब 3 यानी 3 कलाकारी के बाद का पूछा गया, चौथे वर्ष में काम करने वाले आदमी, ठीक है। 3 कलाकारी हुई ना, कम करना, बढ़ाना, तो तीनों कलाकारी लिखना। मैंने बताया जब एक ही वस्तु पे स्टेप बाय स्टेप कलाकारी हुई, यानी पहले इतना कम हुआ, फिर इतना कम हुआ, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी पहले वाली वैल्यू दे रखी, बाद की वैल्यू पूछी गई है। तो याद रखिए 7 नंबर होमवर्क है, तो होमवर्क एक हो गया 11, एक हो गया 7। अभी देखते हैं और आगे क्या है। 13वां नंबर, यदि एक आदमी एक शहर के बाहरी इलाके में जमीन इतने रुपए में खरीदा, ठीक है, किसी कारण से उसका मूल्य 25% प्रतिवर्ष गिरता है, 25% प्रतिवर्ष गिरता है, 2 वर्ष बाद, कितने कहानी बाद, 2 साल बाद, यानी ये वाली कलाकारी कितने साल हुई होगी, 2 साल हुई होगी, क्यू को बेच देता है। उस समय शहर का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे में नई परियोजनाएं आना शुरू हुई। विस्तार के परिणाम स्वरूप स्थापना समुदाय, मतलब कोई दिक्कत, ये सब छोड़िए, रियल इस्टेट के मूल्य में 50% की बढ़ोतरी हुई। तो क्यू ने पी से जमीन खरीदी, उसके 2 वर्षों बाद उस जमीन का मूल्य क्या है, यानी जब क्यू ने पी से, देखो पी ने क्यू को बेची थी 2 साल बाद, उसके 2 साल बाद की कीमत पूछी गई, यानी कुल मिला के 4 साल बाद की पूछी गई। तो 2 साल जमीन घटी है, कीमत क्या है, गिरी है, फिर 2 साल 50% क्या हुई, बढ़ी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 25% गिरी, यानी 25% 1/4, 4 से ऐसा करते हैं, हाँ ये ठीक है, 25% होता है कितना, 1/4, तो 4 से 3 पहली कलाकारी, 2 साल है ना ये तो लगातार, ठीक है। यानी पहले 25%, फिर 25%, ऐसा है। फिर क्या हुआ, 50% बढ़ी, वो भी 2 वर्ष तक, यानी पहले 50% बढ़ी, फिर 50% बढ़ी। बढ़ाना है तो ये होता है 1/2, तो 2 में जब 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 3, फिर 2 से 3, यानी 4 चौको 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी जिस जमीन की कीमत 64 थी, वो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 कितना होता है, 81। अब 64 बराबर दे रखा है, जमीन कीमत ये है, ठीक है। 64 की वैल्यू ये है, अगर 64 की वैल्यू ये है तो ये बटे में जाएगा, और जिसकी वैल्यू निकालनी वो गुणे में जाएगा। तो 64 से कितनी बार में, 8, 8 चौको 32 का 3, नहीं 8 बार में नहीं काटना, काटते हैं देखते हैं, चलो काटते, 8 8 64, 8 45, 0 3 जाएगा नहीं, 8 8 45 का 3 बच गया, 8 चौको 32, थोड़ा आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, हमारी कैलकुलेशन में ही गलतियाँ होती हैं हमसे। 8 45, 8 चौको 32, ठीक है, 0 0 0, फिर 8 से 8 एक कम, 8 छंग 48, कितना बचा 6, 0, 8 7 56, 4 8 45, 0 81, यानी आपके सामने है 6705 इंटू 81। 2 अंक मिलाने हैं, आखिरी के भी 2 अंक, 50 50, 3 ऑप्शन में, चल एक करते हैं, 1 0 5 7 6, 8 से गुणा, 8 45 का 4, 8 7 56, 56 4 60 का 6, 8 छंग 48, 48 6 54, तो आपका आंसर आएगा 0 5 7 7 5 0 है, ये रहा पहला ऑप्शन, ठीक है। बाकी आप मैच कर लीजिएगा। किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 50% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई, तो अभी आपके पास 4 कलाकारी हैं, ठीक है। तो ये भी आप होमवर्क रखिए, अब इस बार 4 बार रेशियो लिखिएगा, पहला रेशियो लिख दीजिएगा, फिर दूसरा लिख दीजिएगा, फिर तीसरा लिख दीजिएगा, फिर चौथा लिख दीजिएगा, मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। तो पहली बात तो देखते ही पता चल जाएगा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अगर वैल्यू जैसे तुम्हारी इधर वाली बड़ी आ गई, ठीक है, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो तुरंत गलत हो जाएगा। बस फिर डिवाइड दीजिएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा, लगभग में बताना है, ठीक है।
चलिए, तो ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्या क्या हो गया, 7 11 8, ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है। आगे देखते हैं। सुरेखा अपनी मासिक आय का 24% किराने के सामान पर, 16%, देखो 24% किराने के सामान पर, 16% और शेष आय का, मतलब शेष बाद में लगा है, मतलब इस, अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देखिएगा गौर से, इसमें यही लड़के गलती कर देते हैं ट्रिक बनाने में, ठीक है। क्या करता है, मतलब उसके पास कोई कमाई है, उसका 24% किराने पर, उसी का 16%, ठीक है, उसी का 16% किसमें किसमें है, 16% गायब है क्या, रेंट है, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में गायब है, ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं, 16% रेंट पे, 24% किराने पे, तो अब क्या होगा, शेष का 55% बच्चों पर, यानी इन दोनों के खर्चों के बाद उसने शेष बोला है। तो यदि वो महीने में इतने रुपये बचाती तो किराए पर कितना रुपए खर्च करती है, तो उसने किराए का पूछा, शुरू का भी नहीं पूछा, तो इसलिए इस सवाल को रेशियो से ना करें, ठीक है। पहली बात तो क्योंकि एक तो शेष नहीं लगा, दूसरी बात उसने शुरू का नहीं बताया, कहानी जहाँ से शुरू हो रही है ना वो नहीं पूछा, बीच का कहीं पूछा है, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, तो पहले ध्यान दीजिए, 24% और 16%, टोटल कितना हो गया, 40%। 40% खर्चा होगा तो बचा कितना, 60%। इसी 60 का 55%, इस 60 का 55 कितना होगा, 6 पंचे 30 का 3 6 पंचे 33 होगा। 60 का 55% कितना होगा, 33। वो क्या करती है, अन्य पे खर्च करती है। यदि वो महीने में इतने रुपए बचाती, तो एक बात हो, 60% में से 33% अगर खर्चा हो गया तो बचेगा कितना, 27%। यही आपकी वैल्यू दे रखी है, 27 वाली वैल्यू दे रखी है, 5940। पूछा जा रहा है किराए पे कितना, किराए पे यानी रेंट, किराया मतलब क्या हुआ, रेंट का पूछ रहा है, तो रेंट पे कितना है, 16, तो यानी 16 वाली वैल्यू आपको निकालनी है। 5940 अपॉन 27 इंटू 16, इसको हल कर लेंगे। 9 से काटते हैं, 9 त्रिक 27, 9 छक्का 54, 5 बचा, फिर 9 छक्का 54, 0 0, 16 छक्का 96 का 9, 16 इंटू 6 96, 96 और 9 105। अभी एक 3 बचा है, ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 पच्चीस 15, 3 दूनी 6, 32 35 20, ये रहा। चलिए बाकी आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं अब अगला। एक शहर की जनसंख्या इतनी है, यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर 4.5% 2.5% है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा है, और सवाल कहता है वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर। आपको पता है जन्म दर मृत्यु दर उसी वक्त निकाली जाती है, यानी जैसे गांव में 100 लोग हैं, ठीक है, अब जिससे कहा जाए गांव में 100 लोग हैं, 20 लोग जन्म ले रहे हैं हर साल, ठीक है, और 5 लोग मर रहे हैं, तो ये 5 किसका निकाला गया, इस 100 का तो निकाला गया, 20 किसका, इसी का। तो यानी जब एक ही वस्तु का निकालते हैं तो वो उससे रेशो नहीं बनेगा, वो दोनों पहले आपस में, यानी इसकी एक कलाकार, ये दोनों अलग अलग कलाकारी नहीं है, ये एक साथ हो रही है। तो यानी कुल मिला के क्या हो रहा है, मगर आपसे कहें कि एक गांव में इतने लोग बढ़ रहे हैं, इतने लोग हट रहे हैं, इतने लोग बढ़ रहे हैं, इतने लोग हट रहे हैं एक साथ, ठीक है, ये एक कलाकारी के बाद दूसरी कलाकारी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो 4.5 और 2.5 कितना हुआ, 4.5 सॉरी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो 4.5 में 2.5 गए तो कितना बचेगा, 2% बचेगा। यानी अब ये कलाकारी, यानी हर साल 2% लोग बढ़ रहे हैं, ओवरऑल इसका यही निकला, ठीक है। तो सवाल में पूछा गया तो 2 वर्ष बाद क्या हो, तो जब अब समय चेंज है, यानी पहले 2% बढ़े, अगले साल फिर 2% बढ़े, तो अब यहाँ पे CI लग जाएगी, ठीक है। तो 2% कितना होता है, 1/50, तो 50 से 51, फिर 50 से 51, तो आपका क्या है, 2500 से 51 इंटू 51 दे रखा है। तो सवाल में आपके 51 इंटू 51 कितना होता है, 5 5 5 10 1 6 26 0 1, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू पता है, 2500 की वैल्यू पता है, 2 2 5 000। अभी एकदम धीरे से बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे किसी कमज़ोर को भी समझाया जा सकता है वैसे समझा रहा हूँ। कितने गुना है, 25 एकम 25 नवैया 9, 90 गुना है, तो ये भी कितना होगा, 90 गुना होगा। 0 9 एकम 9 0, 9 छक्का 54 का 5, 9 दूनी 18 18 5 23। तो वृद्धि पूछी जा रही थी, तो फर्ज हम लोग निकाल दिया, माइनस करना पड़ेगा, तो ये तो ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है। तो अगर वृद्धि पूछना था केवल, तो हम लोग क्या कर सकते थे,
ये तो आ ही गया था, हम लोग इसका अंतर सीधा कितना था 101, इसकी वैल्यू पता कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये गांव की संख्या पहले है, ये बात की है, ठीक है, और ये क्या है, यही तो वृद्धि है, तो उसने यही 101 की वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर ये 90 गुना है तो ये भी 90 ही गुना होगा, तो 90 गुना 0909 तो कितना होगा, ये रहा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। मैं समझ में आ गया ना ये 2% कैसे आ गया। देखो अगर यही लिखा होता कि पहले 4% बढ़े फिर उसके बाद 2.5% घटे, अगर ऐसा लिखा होता तो हम लोग यही लिखते, पहला इसका रेशियो लिखते फिर उसका रेशियो लिखते, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग स्टोरी ये है कि एक गांव की, एक शहर की संख्या इतनी है, यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर, और भैया जो जन्म दर होती है मृत्यु दर होती है एक इनिशियल वैल्यू की निकाली जाती है, ठीक है, जन्म लेने के बाद जितने हो गए फिर एक, ऐसा नहीं, उसी वक्त जन्म दर निकाली जाती है, उसी वक्त यानी जिस समय जन्म दर निकाली जाती है उसी समय मृत्यु दर भी निकाली जाती है। ठीक है, अब आप शायद समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, पंजीकृत देखो चुनाव के सवाल भी इससे निपट जाते हैं, कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी इसी से निपटते हैं। ठीक है, तो देखिए दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला और 10% वोट या तो अमान्य, तो देखो 5% वोट नहीं डाला और 10% वोट या तो अमान्य है या तो नोटा पाए गए, और जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए और वह 17,271 वोटों से जीत गया। तो एक बात बताओ, 5% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो अगली कहानी क्या होगी, जितने वोट डाले जाएंगे उसी में से कुछ अमान्य हो जाएंगे कुछ नोटा होंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी तो कहांगे नहीं। ठीक, तो ऐसा करते हैं, 5% कितना होता है 1/20, तो 20 में से एक लोगों ने वोट नहीं डाला, तो यानी जो मेरी अगली स्टोरी डिपेंड है वो डाले गए वोटों में से डिपेंड है, तो 20 से 19। फिर 10% वोट खराब हो गए, तो 10% कितना हो गया 1/10, यानी 10 में से एक खराब हो गया। तो आगे की स्टोरी किस पे डिपेंड है जी, तो जो खराब हो गया उससे तो हार जीत निकलेगी नहीं, अच्छे वोटों से हार जीत निकलती है। ठीक है, जो बटेंगे उसी में से तो हार जीत निकलेगी, तो 10 में से 9 खराब हो गया। अब अगली स्टोरी है कि जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में 60% वोट मिले और वह इतने वोटों से जीता, यानी मुझे जो अपनी अपनी कहानी खत्म करनी है वो हार जीत पे खत्म करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब हार जीत कैसे होगी, तो फिर से सुनिए, कुछ गांव में वोट थे, कुछ लोगों ने डाला ही नहीं, अब जितनों ने डाला उसमें से खराब हो गए और जो अच्छे हुए वही बांटे जाएंगे, और जब वो बटेंगे तो हार जीत हो जाएगी। ठीक है, तो 60% मतलब एक आदमी को मिलते हैं जीतने वाले को, तो 60% मतलब कितना होता है 3/5। अब गौर से देखिएगा यही आखिरी वाला रेशियो सबसे खतरनाक है। ठीक है, 60% होता है 3/5, यानी 5 में से 3 उसको मिलते हैं, तो सवाल खत्म नहीं हो रहा उसको कितने मिलते हैं, सवाल खत्म हो रहा हार जीत पे, तो इसलिए मुझे भी अपना रेशियो हार जीत पे ही खत्म कराना होगा। तो एक बात हो, 5 में से अगर 3 इसको मिलेंगे तो बाकी 5 में से 3 अगर इसको मिलेंगे तो बाकी 2 किसको मिलेंगे, दूसरे वाले को। तो हार जीत कितने वोटों से हुई 1 से, इसीलिए मैं अपना रेशियो लिखूंगा 5:1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब 19 नवैया 171, यहाँ 200, 200 इंटू 5 1000। अब एक वैल्यू दे रखी है कि मैंने बोला था ना जब रेशियो गुणा कराते हैं ऐसी स्टोरी में, तो कहानी जहाँ शुरू हुई, तो कहानी कहाँ शुरू हुई थी, टोटल वोट, कहानी खत्म कहाँ हुई है हार जीत, तो इसलिए ये आखिरी वाला क्या होगा, ये टोटल वोट होंगे, ये हार जीत होगा। सवाल में हार जीत दे रखी है 17271, तो 171 बचेगा, फिर 11 टाइम्स, तो अगर ये 11 टाइम्स है तो ये भी 11 टाइम्स होगा, तो 11 टाइम्स कौन सा है इसमें 20, 200, 5 10, 1000। ऑप्शन गड़बड़ है, ये रहा ऑप्शन गड़बड़ है, इसका 1 कर दीजिएगा। ठीक है, या फिर 0, तो याद रखिएगा 11,000 इसका आंसर आएगा। चलिए देखते हैं अगला। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसी जैसा एक और है, फिर इसी जैसा एक और है उसको मैं होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है, तो इसको एक बार और समझ लीजिएगा। चलिए देखते हैं, 15% कितना होता है 3/20। 15% वोटों ने अपना वोट नहीं डाला, तो फिर कहता है डाले गए वोटों में से, यानी जो आगे डाले गए हैं, तो 20 में से 3 नहीं डाले गए ना, तो डाले कितने गए हैं 17, तो 20:17। 10% वोट अवैध पाए गए, 10% वोट क्या हो गए अवैध पा गए, यानी जो डाले गए उसी में से 10 खराब हो गए 10%, तो 10% कितना होता है, कलर चेंज कर लेते हैं कुछ ज़्यादा डल है,
10% कितना होता है 1/10, और 1/10 अगर खराब हो जाएंगे तो जो सफल उम्मीदवारों को वैध मतों का यानी जो अच्छे वोट है उनका, तो 10 में से एक खराब हो गया तो अगली कहानी किस में डिपेंड है, अच्छे वोटों में, तो 10:9। अब 55% पाता है, फिर वह इतने वोटों से जीत जाता है, यानी कहानी किस पे खत्म हो रही, फिर हार जीत पे, फिर वही करेंगे। 55% कितना होता है 11/20, यानी 20 में से 11 वो लेता है तो बाकी 9 कौन लेगा, दूसरा वाला। तो हार जीत कितने से, 2 से, इसीलिए मैं अपना रेशियो खत्म करूंगा 20:2 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो अब गुणा कर लाते हैं, कट रहा हो तो काट दें, इसको लिख देते हैं 10। अब गुणा करा लो 2000, 17 153, ठीक। अब 153 वाली वैल्यू दे रखी है, 6120, कितने गुना निकालना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू दे रखी है, शायद गुना डायरेक्ट नहीं है, कट पिट के आएगा। 6120/153, 15 चौको 60, ही तो 4 गुना था तो 40 गुना, 15 चौको 60 दिख तो रहा था। 6120 इंटू कितने गुना, 4 3 12 का 1, 15 चौको 60, 1 61, हाँ 40 गुना। तो अगर ये 40 गुना है तो ये भी 40 गुना होगा, यानी कितना 80,000, ठीक है। तो ये आपका रहा ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। अब ये आपके लिए होमवर्क है, सेम वही स्टोरी है। 16% वोट नहीं डालते हैं, डालेगा तो 10 वोट खराब हो जाते हैं, फिर 160% वोट मिलते हैं, वो इतने वोटों से अंतर से जीतता है, यानी फिर आपको खत्म करना है हार जीत पे। मैं आखिरी वाला रेशो आपको समझा देता हूँ। 60% मतलब 1/3/5, यानी 5 में से 3 वो तो 2 वो पाएगा, तो हार जीत 1 से, तो 5:1 ये आखिरी वाला होगा, तो एक बार संभाल के यूज़ करिएगा। चलिए देखते हैं, इसका होमवर्क दीजिए 18 नंबर। तो होमवर्क क्या हो गया, 7 11, एक बीच में और कौन सा था देख लीजिएगा, मैंने अभी बीच ऊपर बोला है कि एक होमवर्क दिया आपको, ठीक है। अपना होमवर्क याद रखिएगा, कमेंट उसी के साथ आंसर दीजिएगा। अब देखते हैं, सुधा ने अपनी आय का 12% किसे अनाथालय में दान कर दिया। दान के दिन, अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको लोग वैल्यू लेट कर करके करते हैं, ठीक है। अब हम देखें, इसको डायरेक्ट ओरली कर देंगे रेशियो से ही। 12% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया और 4800 रुपये की राशि दान दी, जो उसके द्वारा पहले दी गई राशि का 80% के बराबर था। मतलब जो पहले देने जा रहा था उसी के 80% के बराबर, यानी जो मेरा पहला रेशियो मैं खत्म करूंगा वो खत्म करूंगा जो मुझे देना है, ना कि जो बच रहा है, ठीक है। तो 12% कितना, 12% थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, 12% मतलब होता है 3/25। तो अब देखिए 25 में से 3 मैं दान करने जा रहा हूँ, और मेरी अगली स्टोरी वही है जो उसके द्वारा पहले दी गई राशि है, तो इसलिए मैं इस रेशो की, इसलिए याद रखना, इसको बहुत अच्छा है रेशो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए क्वेश्चन। 25 से 3, अब मैं 25 से 22 नहीं लिखूंगा, 22 में तब लिखता जब आगे लिखा होता शेष पैसे का, ठीक है। यानी जो बोलो, याद रखना अगली स्टोरी जिस पे डिपेंड होगी, मुझे पहला रेशो वहीं पे खत्म करना है, हाँ ठीक है। तो शुरू करते हैं, तो आगे तो फिर कहता है पहले दी गई राशि का 80%, यानी जो राशि देने जा रहे थे, यानी 25 में से 3 देने जा रहे थे, उसी का 80% आपने दिया है, और वही 4800 है। तो इसका 80% कितना होता है 4/5। और मेरी कहानी खत्म हुई है, जो पैसा कहानी जो आपने राशि दी, ना कि जो बची, तो 5 से 4, 25 पंचे 125, 4 3 12, 12 वाली वैल्यू दे रखी, यानी जो आपने राशि दी है। पूछा जा रहा है उसकी मासिक आय का 27%, यानी जो उसकी इनकम है उसके, तो यही तो इनकम है, तो ये इनकम निकाल के उसका 27% निकाल देंगे। तो 12 वाली वैल्यू दे रखी है 4800, कितने गुना है 400 गुना, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 125 × 400, यानी 500 00, क्योंकि 125 × 4 500 होता है, इंटू 4, इसका 27%, तो इसका 27 × 5 27 × 5 135, ये रहा ऑप्शन। क्योंकि जब इसका आप 27% निकालोगे तो यही तो आएगा। चलिए देखते हैं आगे। हाँ अब इसकी बात हो रही, तब ये आखिरी कॉन्सेप्ट है, और यही सबसे अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें भी ये सब सवाल लग रहे हैं ट्रिक, ठीक है। ये आपके लिए हार्ड क्वेश्चन कहलाता है, ये पेपर में बहुत पूछा, प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो अब बड़ा गौर से देखिएगा, आखिरी कॉन्सेप्ट है ये, ठीक, इस वीडियो का। किसी वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है, ठीक है। यानी जैसे कोई पैसा है तो 1 साल बाद 20% बढ़ गया, फिर 20% बढ़ गया, ऐसा समझ रहे होगे, ठीक है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंदर, यानी देखो पहले साल बाद इतना हो गया, दूसरे साल बाद इतना हो गया, तीसरे साल इतना हो गया, तो देखो ये हो गया तीसरे साल का, ये पहले साल के अंत में पैसा, मतलब पूरे पहले साल ये रहा, फिर ये हो गया दूसरे साल का, फिर दूसरे तीसरे से चौथा, तो ये 3rd ईयर का, ये 4th ईयर का।
तो सवाल कहता है इनका अंतर दे रखा है 259.0, तो कहता है दूसरे वर्ष की कीमत बताओ, यानी ये वाली कीमत बताओ। तो कुछ कहानी तो समझ में आ गई होगी ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको पहले वैल्यू लेट करके कर लेते हैं, कि जैसे कहते नहीं प्रिंसिपल लेट कर लो, क्योंकि सीआई कॉन्सेप्ट का है, सीआई का ही क्वेश्चन ही है ये, ठीक है। 20% 1/5 है, कहानी कहाँ तक गई है, चौथे वर्ष तक गई है, तो 4 के हिसाब से लेट कर लेते हैं, या फिर 3 के हिसाब से लेट कर लेते हैं, क्यों, अगर 2 साल से उठाओगे तो 3 ही तो जाओगे। तो कुछ लोग जैसी मर्जी, कुछ लोग प्रिंसिपल लेट कर लेते हैं 125, मान लेते हैं पैसा 125, मतलब मान लेते हैं सेकेंड ईयर का पैसा यही है, तो इसमें थर्ड ईयर का इंटरेस्ट और फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट लिख लेते हैं। ऐसे होगा, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट इतना होगा कि इसी का, फोर्थ ईयर इंटरेस्ट क्या होगा, ये तो इंटरेस्ट देगा ही, इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट देगा, ऐसा करते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं कुछ लोग, ये 20% कितना, 1/5, इसको 125 क्यों माना, क्योंकि मुझे दूसरे साल से चौथे साल जा रहा हूँ, तो आप 25 भी मान के कर सकते हो, ठीक है। बाकी याद रखिए वो दूसरा मेथड जब हम सीआई पढ़ाएंगे तब कराएंगे, बाकी जो मैं सिखाना चाहता हूँ केवल आप उसमें ध्यान दीजिए, जब सीआई पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा अच्छे से कंट्रोल में होगा। लेकिन ये हार्ड सवाल है, इसको हम लोग ओरली में कर सकते हैं, तो पहले सीखा जाए। कहानी क्या जा रही है कि कीमत कितनी बढ़ रही है, 20%। मैं हाँ जो समझा रहा था, ये पहले साल कोई वस्तु आपने बैंक में जमा करा, 20% कीमत उसकी इतनी बढ़ गई, फिर 20% कीमत उसकी इतनी बढ़ गई, ऐसे बढ़ती रहेगी। जैसे आपने 100 रुपये था, 20% यानी 20 जुड़ गया, 120 हो गया, फिर 120 का 20% जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब सवाल कहता है कि तीसरे और चौथे वर्ष के कीमतों का अंतर, मतलब ये अंतर दे रखा है, ये वाला अंतर दिया है, और ये पूछा है, ये वाली वैल्यू पूछी है। तो ऐसा करते हैं, पहले दूसरे साल से तीसरे साल जाते हैं। तो दूसरे साल से तीसरे साल कैसे जाएंगे, पैसा ऐड करके बढ़ा करके, तो 20% कितना होता है, 1/5, तो 5 से 6। तो अब आपको समझा रहा हूँ इसलिए डिटेल से नोट करना, कि ये आपके थोड़ा ऊपर से निकल जाता है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, यानी ये मतलब आपने 2 साल में जो पैसा, मतलब 2 साल के अंत में अगर 5 रुपये था, तो 2 साल के अंत में 5 रुपये था, तो 2 साल का अंत समझ रहे हैं ना, तो ये तीसरे साल का अंत का हो, तीसरे साल का क्या अंत में 6 रुपया हो जाएगा। अब तीसरे साल के अंत से मुझे जाना है तीसरे साल और चौथे साल के अंतर में। अब एक बताओ अंतर क्या होता है, तो एक बात बताओ, आप 5 रुपए में आप अगर आप 6 रुपये कैसे हुआ, आपने 1 रुपया जोड़ा, ये 1 रुपया क्या था, इंटरेस्ट ही तो था। तो मैं आपसे कहूँ कि दूसरे और तीसरे साल का अंतर क्या है, तो आप कहोगे 1 रुपया, क्योंकि 1 साल का गैप है, तो मैंने 1 साल का रेशियो लिखा और ये आ गया, यही आपका अंतर है। तो सेम वही चीज़, तो तीसरे से चौथे में कितने साल का गैप है, 1 साल का ही गैप है, तो इसलिए सीधा मैं 5 से क्या लिखूंगा। अब अगर मैंने 5 से 6 लिख दिया, तो ये तीसरे साल का पैसा हो जाएगा, वो चौथे साल का पैसा हो जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए अंतर, तो मैं 5 से 1 ही लिखूंगा। मैंने बोला ना, कहानी जिस पे खत्म हो रही है उस पर ध्यान दो, ठीक। अब गुणा करा दिया, ये क्या है, थर्ड और फोर्थ ईयर का अंतर है, ठीक है। अब जैसे गुणा कराओगे तो देखो गुणा कराने में क्या होता है, ये से ये कट जाता है, इसीलिए कहानी जहाँ से शुरू होती है, कहानी जहाँ पे ख़त्म होती है, वो आता है। तो 25 से कम 25, 6 कम 6, तो 6 वाली वैल्यू दे रखी है 0.20, ठीक है। 25 वाली वैल्यू निकालनी है, तो अब निकालिएगा, कितने गुना, 6 चौको 24, 1 बचा 19, 6 त्रिक 18, फिर 6 दूनी 12, इसे गुणा आप कर लीजिएगा इसमें भी, 25 दूनी 50 का 5, 25 3 75, 5 80 का 8, 25 चौको 100, 108, इतना रुपया आया। लेकिन उसने पूछा है दूसरे वर्ष के अंत की कीमत का 40% बताओ, तो अब इसका 1000 का 80 का 40% निकाल सकते हैं, तो 1080 का आप अगर 40% निकालोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कि मैंने आपको क्या निकाल के दे दिया कि दूसरे साल का पैसा कितना है, लेकिन उसने वो नहीं पूछा, उसका 40% पूछा है। तो 0 से 0 काट देंगे, 4 और 32 का 3, 4 एकम 4, 432, ये रहा। या फिर क्या कर सकते थे, अगर आप चाहते हो कि एक ही बार कंपेयर करा जाए, तो आप इसी का 40%, यही था वो दूसरा हमारे हिसाब से, तो इसका 40% कितना होगा, इसका 2/5 यानी 5 10 रुपया, यही होगा। तो 6 वाली वैल्यू अगर इतनी है, तो 10 वाली वैल्यू कितनी होगी, इसमें भी 4.32 का गुणा कर लेंगे, तो पॉइंट हट जाएगा 432, ये रहा आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा अब आपके, ठीक है। अगला देखते हैं, फिर ऐसा ही है, ये भी प्रीवियस ईयर है, ठीक है। किसी वस्तु की कीमत 5% बढ़ रहा है,
दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत के बीच इतने रुपए का अंतर है। अब दूसरे तीसरे तो कह रहा पहले वर्ष की समाप्ति को बताओ, असली प्रिंसिपल नहीं पूछ रहा है। प्रिंसिपल अगर ये है तो ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, और सवाल में इसका इसका अंतर दे रखा है, ठीक है, कि इसका दूसरे और तीसरे वर्ष का अंतर दे रखा है। अगर ये प्रिंसिपल है तो ये पहले साल के अंत का अमाउंट, ये अमाउंट, ये दूसरे साल के अंत का, ये तीसरे साल का, तो ये अंतर दे रखा है, ये पूछा है। तो मैं पहले यहाँ से यहाँ जाऊँगा, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ जाऊँगा, ना कि यहाँ, ठीक। अब समझना, 5%, 20 से 21, फिर 5%, देखो 5% होता ना 1/20, तो 20 से 21 मैंने यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब क्या है, अगर मैंने फिर 20 से 21 कर दिया तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँगा, लेकिन मुझे यहाँ चौथे साल नहीं जाना, तीसरे साल नहीं जाना है, मुझे दूसरे और तीसरे के अंतर जाना है। तो अंतर 20 में से 1, यानी जो ब्याज जुड़ता है वही तो अंतर होता है। तो 20 से 1, इसलिए ये 400 हो गया, ये 21 हो गया। अब ये वाली वैल्यू दे है 52.50, तो 21 दूनी 42, 10 बचा, 105, 21 पंचे यानी 2.5 गुना। कितने गुना है? 2.5 गुना, ठीक है। अगर ये 2.5 गुना है तो ये भी 2.5 गुना होगा। 25 चौको 100, 1000 रुपया, ये पहला ऑप्शन, ठीक। तो याद रखिएगा ये अंतर कितने साल का था? 1 साल का। अगर ये मुझे चाहिए होता 2 साल का अंतर, सपोज कर लो, या यहाँ से यहाँ का चाहिए, यहाँ से ये अंतर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इससे इसके बीच 2 साल का गैप है, तो इसलिए मैं अपने रेशियो को 20 से 21 का स्क्वायर लिख लूँगा, कि 20 से 21 यानी 400 से 441, अंतर कितने का? 41, इसलिए मैं इसका और इसका रेशियो लिखूंगा 400 से 41, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो। और ये मैंने अगला कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस टाइप का आ सकता है। अभी जो अगला क्वेश्चन है ये मैंने खुद बनाया है, ये प्रीवियस ईयर में नहीं है, ठीक है। तो जब ये पूछ सकता है तो वो भी पूछ सकता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, किसी वस्तु की एक तो छमाही बढ़ रही है, हाफ ईयरली बढ़ रही है, वाह, वृद्धि दर 40%। तो याद रखना जब नहीं दिया जाता कुछ तो समझ जाओ ये ईयरली है, ठीक है। तो 40% ईयरली हुआ, तो हाफ ईयरली कितना हुआ? 20%। चलो, कहता है 2.5 साल बाद की कीमत क्या होगी यदि 3 साल और 4.5 साल का अंतर दे रखा है, यानी पूछ कब कर रहा है? 2.5 साल का। तो अगर ये 2.5 साल है, सपोज कर लो ये 2.5 साल का है, और सवाल मेरा छमाही लेके चलना है, तो ये आया 3 साल, फिर 3.5 साल, समझ में आ रहा है? फिर 3.5 साल, फिर कहाँ? 4 साल, यानी आपके इसके बारे में पूछ रहा है, और इनका अंतर ये दे रखा है, तीसरे और 4.5 साल का अंतर, ठीक है। 4 है कि 4.5 है? 3 से, हाँ, 3.5, 4, 4.5, ठीक है। 3 साल का गैप है, 4.5 तक जा रहा है, यानी 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, यहाँ ये दे रखा है। रुकिए सही समझा देता हूँ आपको, देखिए फिर से देखिए, 2.5 साल का दे रखा है, 2.5 साल का पूछा है, और वैल्यू क्या दे रखी है? तो 2.5 साल बाद कोई पैसा 3 साल बाद का पता चल पाएगा, फिर 3 से 3.5 साल बाद का पता चल पाएगा, 3.5 से 4 साल का पता चल पाएगा, और 4 साल के बाद 4.5 साल का पता चल पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा सवाल कैसा? हाफ ईयरली है, ठीक है। अब एक बात हो, सवाल में गिवन क्या है? ये पूछा गया है, गिवन है 3 और 4.5, इसका अंतर ये दिया है सवाल में। तो मैं पहले यहाँ से यहाँ का रेशियो लिखूंगा, फिर यहाँ से यहाँ का रेशियो लिखूंगा, फिर से देखिए मैं यहाँ से यहाँ का रेशियो लिखूंगा, फिर यहाँ से यहाँ का रेशियो लिखूंगा। तो बस दिक्कत ये है कि ये वाला रेशियो, तो अब मुझे चाहिए इसके बीच का अंतर कैसे आएगा। तो ये रेशियो तो मैं फट से लिख दूंगा, 20% है तो 20% हाफ ईयरली है ना, ये एक ही हाफ ईयरली है ना, तो 20% 1/5 होता है, तो 5 से 6, ये हो गया पहला, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आती यहाँ की बारी, ये तो इसमें कितनी हाफ ईयरली आ गई, ये अंतर मुझे निकालना, कितने गैप है? 1 हाफ ईयरली, 2 हाफ ईयरली, 3 हाफ ईयरली, इसलिए 5 का क्यूब और 6 का क्यूब मैं अलग लिख करके 200, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, अंतर कितने का? 1, 12 में 8, 1, 9, 91, यानी अगर ये 125 है तो अंतर होगा 91 का, तो इसलिए मैं अगला रेशियो लिखूंगा 125 से 91, ठीक है। समझाने में टाइम लग रहा है, करने में नहीं, ठीक है। जब आपको आ जाएगा कॉन्सेप्ट, मैं कर क्या रहा हूँ, सिर्फ ये लिखा, ये और ये रेशियो लिख दिया, आ गया 6 कम 6 न 6 का 54, 125 इंटू 5 625। अब ये वाली वैल्यू दे रखी है 2730, शायद 5 गुना 5 का 30 का 3 5 का 20, 3 2 पर, हाँ 5 गुना है,
तो ये भी 5 गुना होगा। तो 625 इंटू 5, 5 25 का 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 1 5 31, 31 25। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। अब ये सवाल इसको देखते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा अच्छा सवाल है, एक सवाल तो अच्छा होमवर्क है, 21 नंबर। ठीक है, तो सवाल क्या है, यदि किसी कंपनी में कार्य की संख्या 20% बढ़ रही है, यहाँ वार्षिकी है, ठीक है, 4 वर्ष और 6 वर्ष का अंतर दे रखा है, 3 वर्ष का पूछा है, यानी अगर ये 3 वर्ष है, अगर ये 3 वर्ष की संख्या है, तो ये पूछी जा रही है और दी क्या जा रही है, 4 वर्ष और 6 वर्ष, बीच में आएगा 5 वर्ष, यानी इसका अंतर ये दिया जा रहा है। और ये क्या है, तो पहले आप यहाँ से यहाँ पहुँचोगे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचोगे, तो लेकिन यहाँ से आप डायरेक्ट लिख नहीं पाओगे। अगर 1 साल का होता है तो लिखना आसान होता है, लेकिन अगर गैप 2 साल का है फिर लिखना है, तो उसके लिए पहले आप अलग 2 साल का रेशियो लिखो, उसका स्क्वायर करो, मतलब 1 साल का लिख के स्क्वायर कर दो तो 2 साल का बन जाता है। फिर वहाँ से अंतर उठा लो, फिर उसके साथ लिखो, जैसा मैंने आपको ये समझाया। देखिए, पहले मैंने 1 साल का लिखा यहाँ से यहाँ, फिर मुझे चाहिए यहाँ से यहाँ, तो इसके लिए मैंने पहले 3 साल का रेशियो लिखा, और 3 साल का होता है क्यूब, आया, फिर उसका अंतर लिया, फिर मैंने वो लिखा यहाँ पे। अब आप आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, और बाकी इसके जो और कॉन्सेप्ट है, मतलब वो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। ठीक, ये इसमें थोड़ा अच्छा कलेक्शन था जिसमें लड़के फंसते ज़्यादा हैं। ओके, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो सके इसको शेयर करिए। ठीक है, ओके, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।